हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम और आज हम बात करने वाले हैं फाइलोजेनेटिक के क्वेश्चंस। मतलब जो टेक्सोनॉमी में पहले जो किया हुआ है हम उसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे और जो आज होगा थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज स्पीशिएशन। जो छोटा सा टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे, तो आज हम ये करने वाले हैं। चलो ये बात करते हैं अनअकैडमी की। अगर आपको CSI UGC की नेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है, आप चाहते हैं कि आप इसी बार में अपना पेपर निकाल दें, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा, वहां से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना होगा। जैसे आपकी अनअकैडमी डाउनलोड हो जाएगी, आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है और वहां पे अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप यहाँ से क्लिक करके ले सकते हैं। आपको क्या करना होगा, आपको डिसाइड करना होगा कि आप 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं या फिर 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं या फिर 24 मंथ का। ये आपके ऊपर है कि आपकी तैयारी कितनी है, आपको कितने मंथ चाहिए तैयारी करने के लिए। जैसे अगर आप अभी मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके लिए 12 मंथ्स हो जाएंगे या फिर 24 मंथ्स, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आपकी मास्टर्स का लास्ट सेमेस्टर है और आपको चाहते हैं कि मास्टर खत्म खत्म होते ही तुम्हारा ये नेट निकल जाए, तो आप 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे CSI UGC नेट के जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं और मैं भी आपको क्या करूँगी, लाइव क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हो, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि अगर कुछ भी डाउट है, और आपको PDF भी प्रोवाइड की जाएगी उन नोट्स की। तो एक ये भी हमारा क्या हो जाता है, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर हो जाता है, जहाँ पे PDF फैक्टर भी प्रोवाइड किया जाता है। नाउ अगर आपको 10% ऑफ के लिए अप्लाई करना है, जब कोई भी पेमेंट करनी होगी आपको, तो 10% ऑफ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई करेंगे तो आपको इंस्टेंट 10% ऑफ मिल जाएगा। देखो, कुमकुम 10 अप्लाई किया एंड 10% ऑफ मिल जाएगा। अब इस 10% ऑफ का अगर कुमकुम 10 कोड से अप्लाई किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ मेरी क्लास मिलने वाली है। आपको सारे CSI UGC नेट के जितने भी टीचर्स हैं उनकी क्लास मिलेंगी। ठीक है। आप जो पेमेंट का मेथड है वो कैसे भी कर सकते हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, EMI के थ्रू हो, UPI के थ्रू हो या फिर वॉलेट के थ्रू हो, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जो एक वाईफाई स्टडी, जो हमारा चैनल है वाईफाई स्टडी CSI नेट, एक अनाउंसमेंट करने जा रहा है फ्रॉम 26 जुलाई। उसमें क्या होगा, सुपर क्वेश्चन सीरीज रिलीज हो रहा है। इसमें क्या है, आपको क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में डिस्कशन किया जाएगा, आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ये जो इनॉग्रेशन है फ्रॉम 26 जुलाई से है, लेकिन जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो 27 जुलाई से होंगी फ्रॉम 10 AM। तो हम चारों मिलके आपको क्या कराने वाले हैं, क्वेश्चन सीरीज का एक पूरा पैटर्न देने वाले हैं, आपको क्वेश्चंस का तरीका बताने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन करनी चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ जीनस विद अ सिंगल स्पीशीज, अ जीनस विद अ सिंगल स्पीशीज इज नोन एज, ये तुम्हें मैं बता चुकी हूँ, जिसकी कोई भी सब स्पीशीज नहीं होती है, जिसकी कोई भी सब स्पीशीज नहीं होती है उसको हम क्या बोलते थे, मोनोटिपिक। क्या बोलते थे, मोनोटिपिक। लेकिन अगर मैं यही बोलती कि अ जीनस विद टू और मोर देन सब स्पीशीज, विद टू और मोर देन सब स्पीशीज, तब क्या हो जाता, तब हो जाता ये पॉलीटिपिक। क्या हो जाता, पॉलीटिपिक हो जाता। आई होप ये वाला समझ आया होगा। नेक्स्ट इज होलोटाइप इज अ स्पेसिमेन। मैंने तुम्हें बताया था, होलो मतलब होता है कंप्लीट, मतलब ऐसा जो बहुत ज्यादा ओरिजिनल होता है, जिस साइट से हमने निकाला है और जिसके बेसिस पे हमने बहुत सारे पैराटाइप बनाए हैं। तो ये क्या होता था, ओरिजिनल होता था। जो एक ऑथर होता था वो उसको कैटेगराइज करता था, उसको नॉमेनक्लेचर टाइप देता था। ठीक है, तो वो होता था होलोटाइप। अब मुझे बताओ सिनोनिम ऑफ पैराटाइप, ऐसा कुछ है, पैराटाइप का सिनोनिम है, मैंने बताया कि अगर ये मेरा होलोटाइप है और ये दो तीने बन रहे हैं जो सेम जगह से लिए गए हैं, लेकिन होलोटाइप तो एक ही होगा, पैराटाइप क्या हो जाएंगे, और जो उसके अलोंग विद होंगे वो पैराटाइप हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता सिनोनिम वाला चीज, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन की बात करो, उसमें क्या दे रखा है, नॉमेनक्लेचर टाइप व्हेन इलेक्ट्रोटाइप इज मिसिंग। तो मुझे ये बताओ, होलोटाइप तो खुद में ही एक ऐसा टाइप है जो सबको डिफाइन कर रहा है, तो क्या इलेक्ट्रोटाइप के मिसिंग होने से होलोटाइप पे इफेक्ट पड़ने वाला है, ऐसा कुछ होता है, नहीं, ये भी गलत हो गया। थर्ड है नॉमेनक्लेचर टाइप व्हेन ओरिजिनल इज मिसिंग। अरे, होलोटाइप ही तो ओरिजिनल है, अगर वो मिसिंग हो गया तो होलोटाइप कहाँ रहा वो।
तो ये भी क्या हो गया, गलत। आंसर विल बी नॉमेनक्लेचर टाइप यूज्ड बाय ऑथर, मतलब जो ओरिजिनल है वो है हमारा होलोटाइप, जो ऑथर ने खुद डिसाइड करा है, खुद उसको डिफाइन करा है, उसको खुद नॉमेनक्लेचर टाइप दिया है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अ क्रोमोसोम स्टडी और ऑर्गेनिज्म, मतलब अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, क्लासिफिकेशन किया हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसके बेसिस पे, उसके क्रोमोसोम के बेसिस पे। जैसे मैं अगर करूँ तो ह्यूमन में कितने होते हैं, 46, 23 पेयर्स होते हैं। ड्रोसोफिला की बात करूँ तो कितने होते हैं, हमारे 4 पेयर्स होते हैं। तो ये हम क्रोमोसोम के बेसिस पे अगर किसी का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उस टेक्सोनोमी को क्या बोलते हैं, तो क्या बायोकेमिकल टेक्सोनोमी बोलेंगे, बायोकेमिकल टेक्सोनोमी बोलेंगे। बायोकेमिकल का मतलब क्या हुआ, केमिकल से रिलेटेड हो गई, तो ये तो नहीं होगा, हमारा क्रोमोसोम की बात हो रही है। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी बोलेंगे, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हुई है यहाँ पे, कोई भी हमने कोई भी नंबर किसी को दिया है, नहीं, तो ये भी गलत हो गया। एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनोमी, ये तो बिल्कुल नहीं। कैरियो टेक्सोनोमी, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स, डीएनए, तो ये क्या हो गया, कैरियो टेक्सोनोमी। तो कैरियो जो टेक्सोनोमी होती है, जो कैरियो टेक्सोनोमी होती है वो हमारी किसके लिए होती है, विच इज बेस्ड ऑन क्रोमोसोम्स, विच इज बेस्ड ऑन क्रोमोसोम्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेटेड स्पीशीज which are reproductively isolated but morphologically similar are called। इसमें क्या बोला है कि मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर हैं, मतलब दिखती तो सेम है, पर क्या है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, मतलब अगर वो उनको साथ में लाया जाए तो वो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं बना सकते हैं, तो मतलब रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं। तो मुझे बताओ एलोपेट्रिक का मतलब क्या होता है, वो स्पीशीज जो हमारे कोई भी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से बनी हो उनको एलोपैथिक बोलते हैं, तो ये तो नहीं होगा। सिंपैथिक जब क्रोमोसोम में चेंज आएगा, ये भी नहीं होता। मॉर्फो स्पीशीज मतलब मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, पर इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि रिप्रोडक्टिवली भी आइसोलेटेड हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सी, सिबलिंग स्पीशीज। जो सिबलिंग स्पीशीज होती हैं वो हमारी रिप्रोडक्टिवली तो आइसोलेटेड होती हैं, और मॉर्फोलॉजिकली अगर मैं बात करूं, मॉर्फोलॉजिकली बात करूं तो क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं या फिर सेम होती हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइडेंटिफाई द एपोमॉर्फिक कैरेक्टर्स। मैंने तुम्हें कल बताया था कि एपोमॉर्फिक क्या होता है ना, और ऑटो एपोमॉर्फिक क्या होता है, सिनेपोमॉर्फिक क्या होता है, होमोप्लासी बताई थी। कल वाली क्लास देखना, अगर किसी ने नहीं देखी है तो पहले वो क्लास देखो, उसके बाद तुम्हें ये चीजें भी समझ आएंगी। ठीक है चलो एपोमॉर्फिक की बात करते हैं। उसने बोला था एक जो नया करेक्टर निकल के आ जाता है किसी पर्टिकुलर चीज के पास में। अब मुझे क्वेश्चन पता करना है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास जब एग्जाम में इतना टाइम होगा कि तुम इतने बड़े बड़े ऑप्शन पढ़ने वाले हो, वहाँ पे इतना टाइम होगा नहीं। तुम्हें एक ऐसा कैरेक्टर पता होना चाहिए जो एक चीज को तुम्हें डिफाइन करना आता हो, चाहे वो मेमेलिया हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, तुम्हें एक चीज आती हो। चलो मैं लास्ट वाला ले लेती हूँ। अगर मैं ई को देखूं, इसने बोला है क्रोकोडाइल और एप्स। अब देखते हैं कि क्रोकोडाइल और एप्स में क्या मतलब इक्वल होता है। ई वाले पे आ जाते हैं। सिनेप्सिड स्कल, नहीं ऐसा नहीं होता, क्रोकोडाइल का अलग स्कल होता है और एप्स का अलग होता है, तो गलत हो गया। डायप्सिडियन, डायप्सिडियन तो नहीं होता, क्रोकोडाइल का है, लेकिन फिर एप्स का क्या, एनेप्सिडियन, ये भी नहीं, दोनों का सेम नहीं है। फोर चैम्बर्ड हार्ट, ये क्या होता है हमारा, क्रोकोडाइल में भी फोर चैम्बर्ड होता है, ये तो तुम्हें पता होगा। ठीक है, फोर चैम्बर्ड, लेकिन जितनी अगर रेप्टाइल्स की बात करें, सारे रेप्टाइल्स की बात करें, तो उनमें क्या होता है, थ्री चैम्बर्ड होता है। कितना होता है, थ्री चैम्बर्ड होता है। लेकिन क्रोकोडाइल एक ऐसा है जिसमें फोर चैम्बर्ड होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। क्रोकोडाइल एक ऐसा है जिसमें फोर चैम्बर्ड होगा, और जो एव्स हैं उसमें तो फोर चैम्बर्ड होता ही है। ये तुम्हारा क्या हो गया, तुमने सिर्फ एक ऑप्शन पढ़ा और तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, एक ऑप्शन पढ़ा ऐसे आंसर आ गया, तो तुम्हें ये वाला दिमाग लगाना है, ये वाला सोच के दिमाग लगाना है। चलो
और देख लेते हैं, अगर मैं बात करती हूँ ए की, तो ये किस बेसिस पे डिसाइड हुए होंगे? ये डिसाइड हुए हैं एमनियोटिक एग। ठीक है, एमनियोटिक एग किसमें होता है? रेप्टाइल्स हो गए, हमारे बर्ड्स हो गए, हमारा मैमल्स हो गया, इन सब में क्या होता है? एमनियोटिक एग होता है। चलो ये डिसाइड हो गया। नेक्स्ट है हमारा बी, जिसमें में है सिनेप्सिडियन स्कल। ऑब्वियसली जो मैमल्स होते हैं उनमें कौन सा होता है? सिनेप्सिड, सिनेप्सिडा, ये वाला स्कल होता है, तो ये भी सही हो गया। चलो सही है। सी का क्या देखते हैं? सी क्या है? टेस्टुडिन्स। ये क्या है? एनेप्सिडा स्कल्स। वेरी गुड, ये भी सही हो गया, एनेप्सिडा आ गया इसमें। अगर डी की बात करूं तो डी किस बेसिस पे डिसाइड हुआ होगा? डायप्सिडियन स्कल। ठीक है, जिसमें लेपिडोसोरिया आ गया और ये आ गए। तो ये ऐसे निकालने का तरीका होता है। अगर तुम्हें इनके बारे में कुछ नहीं पता था तो मैं ये तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि तुम्हें क्रोकोडाइल और एव्स का ये पता होगा कि इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो जो एग्जामिनर है वो ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा कि तुम्हें कुछ नहीं आता होगा। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तुम्हें एक ना एक चीज आती होगी और उसी के बेसिस पे तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। ये वाले क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम में तो तुम्हें पकड़ के रखना है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी तुम्हारे फाइलोजेनेटिक ट्री से रिलेटेड है। आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट cladogram that can be constructed using a data matrix given below, assuming a zeros is a plesimorphic, देखो, and 1 is a epimorphic। तो मुझे ये बताओ, जब मैंने तुम्हें बताया था एपोमॉर्फिक और प्लेजिमॉर्फिक में क्या डिफरेंस था। तो अगर मैं ये बनाती हूँ ग्राफ, तो ये दोनों क्या हो जाते थे? ये क्या हो जाते थे? एपोमॉर्फिक हो जाते थे। लेकिन ये जो सारे बच गए ये क्या हो जाते थे? प्लेजियोमॉर्फिक हो जाते थे। ये होता था। अगर किसी ने क्लास नहीं देखी है कल वाली तो प्लीज उसको जाके पहले देखो, उसके बाद तुम्हें ये चीजें भी समझ आएंगी कि एपोमॉर्फिक क्या है, प्लेजियोमॉर्फिक क्या है। ठीक है, तो मतलब अगर मेरा एपोमॉर्फिक जितना जो होगा वो बहुत ज्यादा पास में होंगे और रीसेंट कॉमन एंसेस्टर्स होंगे, रीसेंट वाले होंगे। क्योंकि एपोमॉर्फिक कौन से होते हैं? जो रीसेंट कॉमन, जो रीसेंट जो डिसेंडेंट्स जो कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं वो होते हैं एपोमॉर्फिक। तो इसका मतलब हो गया जो मेरे 1 वैल्यू को शो कर रहे होंगे, इसका मतलब है कि वो हमारे रीसेंट लोग हैं, रीसेंट हैं। लेकिन जो 0 को कर रहे होंगे वो क्या है? हमारे एंसेस्टर्स को ज्यादा कर रहे होंगे कि वो थोड़ा पीछे वाले लोग हैं। ठीक है, तो इसके हमें ये समझ में आया एपोमॉर्फिक और प्लेजियोमॉर्फिक का मतलब। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे अगर मैं आती हूँ तो देखो, एक सेकेंड, देखो ये अगर कितने दे रखे हैं हमारे पास, ए बी सी एंड डी। तुम्हें क्या देखना है? अगर तुम्हें पता चल गया ए 1 इज फॉर एपोमॉर्फिक एंड 0 इज फॉर प्लेजियोमॉर्फिक, तो तुम्हें क्या देखना है? जो 0 होगा वो सबसे क्या होने वाला है? जिसके ज्यादा 0 वो सबसे ज्यादा पुराना। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो प्लेजियोमॉर्फिक होता है वो एंसेस्ट्रली शो करता है, एंसेस्टर को शो करता है, हमारे डिराइव्ड कैरेक्टर को शो नहीं करता। लेकिन जो एपोमॉर्फिक होता है वो हमारे डिराइव्ड कैरेक्टर को शो करता है। तो क्या हुआ? जितना 0 उसमें ज्यादा उतना ही वो पुराना इंसान। तो अब तुम देखो किस में 0 ज्यादा आ रहे हैं? 0 ज्यादा किस में आ रहे हैं? तुम्हारे ए में ज्यादा आ रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5, इसमें कितने 0 हैं? एक भी, मतलब एक भी 1 नहीं है, तो 0 मतलब 0 0। अगर बी को देखूं तो कितने 0 हैं इसमें और कितने 1 हैं? 1 2, मतलब कितने हो गए? 2 हमारे 1 हो गए इसमें। अगर सी को देखूं तो कितना है? सिर्फ एक ही है, एक ही है। अगर डी को देखूं तो किसने? 1 2 एंड 3। तो तुम्हें इसको ये समझ में आ जाना चाहिए तुम्हें इस चीज से कि जो हमारा ए है वो सबसे लेस एडवांस्ड है, मतलब बहुत ज्यादा क्या है, वो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर शो कर रहा है, मतलब वो बहुत ज्यादा प्रिमिटिव है। और इस चीज से तुम्हें ये समझ आना चाहिए कि जो डी है वो हमारा रीसेंट डिसेंडेंट है, रीसेंट डिसेंडेंट है, जिसके पास डिराइव्ड कैरेक्टर्स हैं, जिसके पास डिराइव्ड कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है? मैंने कल तुम्हें बताया था, पहले आउट ग्रुप होता है और एक होता है इन ग्रुप। आउट ग्रुप का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा हमारा बहुत पुराना जो इंसान है, एंसेस्टर जो है हमारा, वो होता है आउट ग्रुप, जिसकी बेसिस पे हम रेफरेंस रखते हैं, जिसके बेसिस पे हम उसको रेफरेंस की तरह काम करते हैं। तो मुझे ये बताओ, तो ए जो हो गया हमारा क्या हो गया? सबसे पुराना वाला हो गया, तो मतलब वो सबसे लास्ट में आने वाला है, वो सबसे लेफ्ट में जाने वाला है। तो क्या मेरे डी ऑप्शन में यहाँ पे ए है?
नहीं है, तो ये हो गया गलत। क्या इसमें मेरा ए है? नहीं, ये भी गलत। चलो यहाँ पे ए है, आउट ग्रुप हो गया, देखो सबसे अलग निकल आया ये, किसी को इससे कोई मतलब नहीं इसको। ये भी है, तो देखते हैं इन दोनों में अब सही कौन सा है। अब हमें पता है कि डी जो है एडवांस कैरेक्टर है, तो मतलब वो राइट साइड में आने वाला है। तो देखो डी यहाँ पे भी आ गया, चलो ये भी सही है। डी यहाँ पे भी आ गया, ये सही है। अब मुझे ये बताओ तुम कि डी अगर एडवांस है तो उससे कम एडवांस कौन सा है, जिसके पास दो एक है या फिर जिसके पास एक एक ही है खाली। जिसके पास दो एक है वो ज्यादा एडवांस है। तो मतलब कौन हो गया, जो बी है उसके पास दो हैं, एक एक दो हैं इसमें। दैट मीन्स जो डी के बगल में आने वाला है वो कौन हुआ, बी, ना कि सी। सी के पास सिर्फ एक ही एक है। तो मतलब क्या हुआ, ये वाला आंसर हो जाएगा। देखो बी के पास डी हो गया, डी के पास तीन थे, इसके पास दो हैं और सी के पास एक ही एक है। तो ये आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को निकालने का बहुत बहुत इजी तरीका है ये। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अगर मुझे और भी नए क्वेश्चंस मिलेंगे वो क्वेश्चन करा दूंगी, अभी इतना बहुत है इस क्लास के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं स्पीशिएशन। सॉरी। देखो स्पीशिएशन क्या होता है, स्पीशिएशन का मतलब होता है, देखो स्पीशीज क्या होती है मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। एक सबसे छोटी एक इकाई जो क्या हो जाती है हमारी इंटरब्रीडिंग करती है आपस में, ठीक है, वो होती है हमारी स्पीशीज। अब क्या होता है एट पर्टिकुलर टाइम की स्पीशीज क्या होती है, इवॉल्व होती हैं, इवॉल्व होती हैं। इवॉल्व होने की वजह से क्या होता है, जैसे तुम पहले गांव में रहते थे, ठीक है, पहले तुम गांव में रहते थे, लेकिन क्या हुआ कि तुम आ गए शहर में, ठीक है, तुम आ गए शहर में। शहर में आने के बाद तुम्हारा थोड़ा तरीका चेंज हुआ, लेकिन जब तुम बहुत ज्यादा बड़े हो जाओगे या फिर तुम्हारी जो जो अगली जनरेशन आने वाली है वो कैसी होगी, वो शहर का बोलेगी खुद को, वो वैसे अडेप्ट कर चुकी होगी, तो मतलब वो इवॉल्व हो गए उस कंडीशन में। तो स्पीशीज तो सेम थी, स्पीशीज तो यहीं से निकली थी ना, स्पीशीज तो सेम थी, लेकिन यहाँ जब शहर में आई तो वो क्या हो गई, इवॉल्व हो गई। तो ये क्या होता है, स्पीशिएशन होता है। वो बोलते हैं कि हम गांव के थे ही नहीं, हम शहर के हैं। इसका मतलब वो स्पीशीज ही अपने आप को अलग बता रही है। तो ये क्या हुआ, एक डिस्टिंक्ट स्पीशीज बन गई, उसको बोलते हैं इवोल्यूशन, इसको बोलते हैं स्पीशिएशन। आई होप ये चीज समझ आई होगी। देखो स्पीशिएशन क्या होता है, इज अ इवोल्यूशनरी प्रोसेस बाय विच पॉपुलेशन पॉपुलेशन इवॉल्व टू बिकम अ डिस्टिंक्ट स्पीशीज। मतलब एक ऐसा स्पीशिएशन का तरीका जहां से जो पॉपुलेशन है उसका जो सेम स्पीशीज थी वो एक डिस्टिंक्ट स्पीशीज में निकल के सामने आती है। There are the four geographic modes of speciation in a nature based on the extent to which speciating population are isolated from one another. तो मैंने जैसे गांव और शहर वाला जो वो दिया तुम्हें एग्जांपल दिया, वैसे ही क्या होता है, कुछ ऐसा ही चेंज आता है जब स्पीशिएशन वाला प्रोसेस होता है। तो इसमें हमें चार चीजों को पढ़ना है, जोग्राफिक मोड्स को पढ़ना है। फर्स्ट इज एलोपैट्रिक, सेकेंड इज पेरीपैट्रिक, थर्ड इज पैरापैट्रिक एंड लास्ट इज सेमीपैट्रिक। अगर मैं बात करती हूँ एलोपैट्रिक स्पीशिएशन की, जो एलोपैट्रिक स्पीशिएशन का मतलब होता है जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है। मतलब क्या हुआ कि एक जो इंसान था पहले यहाँ रहता था, ठीक है, दो लोग थे ये, ठीक है, एक ये था एक ये था, ये दो इंसान थे, ये एक साथ रहते थे। अब क्या हुआ, ऐसी कोई रिवर फ्लो कर गई या फिर कोई माउंटेन आ गया इन लोगों के बीच में, दो चींटियां थी, ठीक है, अब माउंटेन आ गया, अब वो तो इधर रह गई और वो इधर रह गई, तो क्या हो, इनका बारिश अलग पड़ेगी, इनका इन्वायरमेंट अलग हो जाएगा इसकी वजह से। तो ये क्या होगा, धीरे 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 ये जो दूसरी वाली स्पीशीज होगी ये तो सेम रहेगी, दूसरी वाली स्पीशीज क्या करेगी, धीरे धीरे अपने आप को इवॉल्व करना स्टार्ट करेगी। देखो ये नई डिस्टिंक्ट स्पीशीज बन गई। ये होता है हमारा एलोपैट्रिक स्पीशिएशन। मतलब जियोग्राफिकली आइसोलेशन, मतलब कोई भी ऐसा बैरियर आ जाए, फिजिकल बैरियर आ जाए, ठीक है, फिजिकल बैरियर आ जाए। जैसे अगर तुम क्या यहाँ पे हो इंडिया में, ठीक है, और तुम चले जाओ ऑस्ट्रेलिया और तुम बहुत टाइम तक इंडिया मत आओ, तो जो तुम्हारी आगे वाली जनरेशन आने वाली है, फिर तुम जैसे भी हो अडेप्ट करने वाले हो, तो वो बहुत डिफरेंट हो जाएगी। माना स्पीशीज यहाँ की थी, लेकिन अगर तुम उनके फिर आगे वाली जनरेशन को देखोगे तो तुम समझ ही नहीं पाओगे कि ये इंडिया के हैं या कहाँ के हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम एलोपैट्रिक, इसको क्या बोलते हैं, स्पीशीज नई बन जाना, डिस्टिंक्ट स्पीशीज बन जाना, ठीक है। तो geographical isolation most often occurs with the population that are completely separated, मतलब उनका कोई मिलाप ही नहीं हो पाया, completely separated हो गई, कोई फिजिकल मीटिंग नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है,
कंप्लीटली सेपरेटेड हो गई बाय अ फिजिकल बैरियर। कोई भी बैरियर लगा दिया, चाहे वो माउंटेन रेंज लगा दो, चाहे रिवर लगा दो, या फिर डेजर्ट लगा दो, कोई भी ऐसा बैरियर आ गया जिसकी वजह से वो मिल ही नहीं पाई। जिस मिल नहीं पाई तो वो अपनी जगह पे अडेप्ट हो गई, वो अपनी जगह पे अडेप्ट हो गई, फिर क्या हुआ, अलग अलग हो गई दोनों। ठीक है, द सेपरेटेड पॉपुलेशन अडेप्ट टू देयर ओन यूनिक एनवायरमेंट। वो अपने आप में अडेप्ट कर रही है, वो दूसरी जगह पे अडेप्ट कर रही है। बिकमिंग सो जेनेटिकली डिफरेंट, मतलब सिर्फ फिजिकली डिफरेंट नहीं होंगी, जेनेटिकली भी दे बिकम डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, दैट मेंबर्स ऑफ वन पॉपुलेशन कैन नॉट ब्रीड विद द मेंबर्स ऑफ अदर। मतलब क्या हुआ कि अगर ये दोनों स्पीशीज चाहें कुछ टाइम के बाद के ब्रीड करना, ठीक है, तो नहीं होगा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगा। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन ने इतना चेंज कर दिया उनको कि वो ब्रीडिंग भी नहीं कर पाएंगी, वो इतना एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाएंगी। तो इसको बोलते हैं एलोपैथिक स्पीशिएशन। अगर ब्रीड नहीं कर पाएंगी तो मतलब क्या हुआ, स्पीशीज ही अलग हो गई, वो सेम स्पीशीज रही नहीं। क्योंकि जो स्पीशीज की डेफिनेशन होती है उसमें होता है इंटरब्रीडिंग होनी चाहिए। इंटरब्रीडिंग जब नहीं हो रही है, दैट मीन्स वो स्पीशीज डिस्टिंक्ट हो गई, अलग हो गई। आई होप ये गया होगा दिमाग में थोड़ा बहुत तुम्हारे। नाउ डार्विन फिंचेस, तो जो हमारे डार्विन ने करा था, उन्होंने गैलापागोस आइलैंड पे क्या देखा कि विच मे हैव स्पेशिएटेड एलोपैट्रिकली बिकॉज ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शंस दैट डिवाइडेड द पॉपुलेशन इज अ फेमस एग्जांपल। देखो यहाँ पे हमारी जो स्पीशीज थी, एक स्पीशीज थी कोई, ठीक है, अब क्या हुआ, बाय द टाइम जिसको जैसा जैसा खाना मिला, जिसको जैसा जैसा खाना मिला वो उस हिसाब से अडेप्ट करती गई। तो देखो जैसे इसकी तुम बीक देखो ये कैसी है, इसकी जो देखो इसकी बीक कैसी है, लार्ज ट्री फिंच है ये, इसकी देखो मैंग्रोव फिंच है ये, है ना। तो देखो सब में कितना चेंज आ गया, बाय द टाइम कितनी इवॉल्व हो गई। मतलब निकली एक इंसान थी ये, एक इंसान था जो निकाला, जिसने मतलब एक जो बर्ड थी उसकी वजह से उसके बाद इतनी वेराइटीज आ गई। क्यों? क्योंकि सबकी जो हैबिट थी वो अलग हो गई, उनको जहां जहां खाना मिला वो उसी इन्वायरमेंट में ढल गई। देखो सबकी बीक्स अलग हैं। तो ये क्या होता है, हमारा एलोपैट्रिक स्पीशिएशन होता है, एलोपैट्रिक स्पीशिएशन होता है। ठीक है, कोई भी ज्योग्राफिकल अगर हमारा डिस्टरबेंस हो जाएगा स्पीशीज में और दो दो स्पीशीज अलग बन जाएंगी, उसको बोलते हैं एलोपैट्रिक स्पीशिएशन। चलो सेकंड है सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन। सिम्पैट्रिक का मतलब क्या होता है, देखो आप, सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन इवेंट्स आर क्वाइट कॉमन इन प्लांट्स, बहुत ज्यादा कॉमन है प्लांट्स में, which are prone to acquiring a multiple homologous set of chromosome। तुम्हें पता है कि प्लांट्स में क्या होती है, पॉलीप्लॉइडी होती है, पॉलीप्लॉइडी होती है, 7n हो गया, 14n हो गया, तो पॉलीप्लॉइडी होती है। तो ये बहुत ज्यादा कॉमन है अगर मैं बात करती हूँ प्लांट्स के बारे में। तो अगर वीट का तुमने एग्जाम्पल पढ़ा हो तो, ठीक है, this can be defined as the origin of a new reproductively isolated species population within the dispersal area of the offspring to the parental deme। देखो इसका मतलब क्या है ये हमारी ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, ठीक है, ओरिजिनल पॉपुलेशन थी ये हमारी। अब क्या हुआ, इसमें धीरे 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 कुछ जेनेटिक में चेंज आया, इनके जेनेटिक्स में चेंज आया। देखो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, इसके जेनेटिक्स में कुछ चेंज आया, देखो आया धीरे 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 धीरे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे उसने क्या करा, विद इन द पॉपुलेशन उसने उस चीज को फैला लिया, अब ये परमानेंट सा हो गया। अब क्या हो जाएगा, न्यू डिस्टिंक्ट स्पीशीज आफ्टर द इक्विलिब्रेशन ऑफ न्यू रेंजेस, मतलब उसकी स्पीशीज अलग बन गई और इसकी अलग बन गई। तो ये होता है सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन। इसमें क्या हुआ, जेनेटिक में चेंज आया, तुम्हारे क्रोमोसोम्स में चेंज आया, ठीक है। तब क्या हुआ, तुम्हारा अगर जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म चेंज हो गया पॉपुलेशन के अंदर ही अंदर, जैसे दो घर के लोग हैं, ठीक है, मतलब तुम्हारे घर पे 5 लोग रहते हैं, एक के मन में आ गया कि नहीं मुझे कोई प्यार व्यार नहीं करता तो मैं अलग हो जाता हूँ, तो उसके मन में आ गया, वो धीरे धीरे क्या करेगा, प्लानिंग प्लॉटिंग करेगा कि मुझे इस घर से निकलना है, कैसे भी कैसे निकलना है। तो वो क्या करेगा, बाद में निकल जाएगा, निकल गया, निकलने के बाद उसने क्या बना, अपना एक पर्टिकुलर बाउंड्री बना ली कि ये मेरे लोग नहीं है, अब मैं अलग स्पीशीज बन गया, मैं अलग इवॉल्व हो गया। तो सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन यही होता है, जब जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म चेंज हो गया विद इन द पॉपुलेशन, तब हमारी नई स्पीशीज फॉर्म हो जाती हैं। नेक्स्ट है पेरीपेट्रिक स्पीशिएशन।
पेरीपेट्रिक स्पीशिएशन की बात करूं तो इसमें क्या होता है, पेरीपेट्रिक स्पीशिएशन में इट इज अ मोड ऑफ स्पीशिएशन इन विच अ न्यू स्पीशीज इज फॉर्म्ड फ्रॉम आइसोलेटेड पेरिफेरल पॉपुलेशन। आई थिंक ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है पेरी और एक होता है पैरा। पेरी से याद रखो, पेरी का मतलब होता है पेरिफेरल, पेरिफेरल, ठीक है। तो पेरी मतलब पेरिफेरल, पेरिफेरल क्या होता है, जब कोई भी बिल्कुल टर्मिनल रीजन पे यहाँ पे बैठा हो उसको बोलते हैं पेरिफेरल, ठीक है। तो पेरीपेट्रिक को पेरिफेरल से याद रखो। तो इट इज रिलेटेड टू द फाउंडर इफेक्ट। तुमने पढ़ा होगा फाउंडर इफेक्ट में, जैसे ये थी कोई पॉपुलेशन, उसने ढूंढते ढूंढते एक नई चीज बना ली, एक नई जगह बना ली, वहां पे रहने लग गया, तो ये होता है पेरीपेट्रिक स्पीशिएशन। अब क्वेश्चन क्या आता है, एक तो यही आएगा, सिंपल डेफिनेशन आएगी। सेकंड, ये किससे रिलेट करता है, फाउंडर इफेक्ट से रिलेट करेगा, जहाँ पे क्या होता है, वेयर स्मॉल पॉपुलेशन, वेयर स्मॉल लिविंग पॉपुलेशन में अंडरगो सिलेक्शन बोटलनेक्स। बोलते हैं ना कि जैसे मैंने यहाँ पे मैंने छोटी सी चीजें निकाली यहाँ पे और कहीं और ग्रो करी, तो वो यहाँ पे ग्रो हो जाएंगी, मतलब बॉटल नेक इफेक्ट हुआ या फिर हमारा फाउंडर इफेक्ट हुआ, सब हमारे पेरीपेट्रिक से ही रिलेटेड हैं। द फाउंडर इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द मॉडल्स दैट सजेस्ट पेरीपेट्रिक स्पीसिएशन कैन अकर बाय द जेनेटिक, बाय द इंटरेक्शन ऑफ द सिलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है वो स्मॉल पॉपुलेशन पे काम करती है, फाउंडर इफेक्ट हो गया, बॉटल नेक इफेक्ट हो गया, तो सारा जितना काम करेगा वो पेरीपेट्रिक स्पीशिएशन पे काम करेगा। Now, small isolated founder population could be established on an island. Island पे ऐसा हो सकता है, for example, less genetic variation from the main population, shift in the allelic frequency may occur from different selection pressures. देखो, ये थी हमारे पूरा आइलैंड पे कुछ लोग रह रहे थे, ग्रीन वाले, ठीक है, ये लोग रह रहे थे। अब क्या हुआ कि जो ये लोग रह रहे थे, अब क्या हुआ, ये धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने अपना एक पेरिफेरी पे एक अलग चीज बना ली, एक घर बना लिया जहाँ पे लोग रहने लग गए। बाय द टाइम क्या होगा कि ये इवॉल्व हो जाएंगे, इवॉल्व होने के बाद क्या बना देंगे, डिस्टिंक्ट स्पीशीज बना देंगे, डिस्टिंक्ट स्पीशीज बना देंगे। जैसे इन्होंने डिस्टिंक्ट स्पीशीज बनाई और अगर ये यहाँ पे आना चाहेंगे तो ये आपस में ब्रीड नहीं कर पाएंगे। देखो, ये आपस में नहीं कर पाएंगे क्योंकि बिल्कुल अलग हो गए। ये होता है पेरीपेट्रिक, मतलब पेरिफेरल वाला। देखो पेरिफेरल पे आ गई है, पेरिफेरल आने के बाद नई स्पीशीज बन गई, नई स्पीशीज बनने के बाद रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो गए। नेक्स्ट है पैरापेट्रिक स्पीशिएशन। देखो पैरापेट्रिक और पेरीपेट्रिक में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस चीज को समझना है कि क्या होता है। Parapatric speciation occur when new species evolve in a contiguous yet specially segregated habitat. ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये बाय द टाइम चेंज होगा, अचानक से चेंज नहीं हो जाएगा। जैसे वो पेरिफेरी पे थी, वो अचानक से चेंज हो गई, लेकिन ये वाली अचानक से बहुत लंबा प्रोसेस होता है। The population that are diverging during a parapatric speciation maintain a zone of contact. Maintain a zone of contact मतलब ये मेंटेन करके रखती हैं। देखो यहाँ पे कोई मेंटेन करके रखी इन्होंने जोन ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं, ये तो बिल्कुल अलग कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, ये जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बना के रखते हैं कि कभी कोई जरूरत पड़ी तो ये हमारे काम आ जाएंगे। एंड डू नॉट सीज मतलब स्टॉप नहीं करते एक्सचेंज ऑफ जीन्स कंप्लीटली। मतलब इसमें क्या होता है, हमारा एक्सचेंज ऑफ जीन्स भी होता रहता है। एक्सचेंज ऑफ जीन्स होगा, कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं होंगे, कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका डिफरेंस समझना, ठीक है। जो पैरापेट्रिक स्पीशिएशन होता है उसमें चेंज आता है, बहुत धीरे धीरे चेंज आएगा, और इसमें जो पॉपुलेशन है वो अपना कांटेक्ट नहीं खोती है, वो जीन का एक्सचेंज करती रहती है। इन दिस केस अ बैलेंस इज अचीव्ड, जिसकी वजह से बैलेंस एक अचीव हो जाएगा बिटवीन अ कंटिन्यूअल जीन फ्लो एंड अ स्ट्रॉन्ग नेचुरल सिलेक्शन टू मेंटेन अ डाइवर्जेंट पॉपुलेशन। क्यों, क्योंकि वो भी अलग पॉपुलेशन, थोड़ा उसका जीन चेंज हो रखा है, ये भी है, तो एक डाइवर्जेंट पॉपुलेशन का एक नेचुरल सिलेक्शन हो रखा है वहां पे। तो जो जो जोन है कांटेक्ट की, जोन ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टू डाइवर्जिंग पॉपुलेशन, मतलब अगर एक पॉपुलेशन ये थी और एक पॉपुलेशन ये है, ठीक है, तो ये जो है ना, ये वाला जोन ऑफ कांटेक्ट जो है, ये जोन ऑफ कांटेक्ट जो है, ये कैसा होगा, बहुत डाइवर्ज होगा, मतलब बहुत ज्यादा हेट्रोजीनस यहाँ पे वेराइटीज मिलने वाली हैं। So where hybridization between the different adaptive types takes place and is called a hybrid zone.
इसको क्या बोला जाएगा? हाइब्रिड जोन बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? हाइब्रिड जोन बोला जाएगा। चलो डिफरेंस समझ लेते हैं। देखो, ये है एलोपैथिक स्पीशीशन, मतलब कोई भी जियोग्राफिकल बैरियर आ गया, चाहे वो माउंटेन रेंज हो या फिर कोई रिवर हो या फिर कोई भी ऐसा जियोग्राफिकल अगर हमारा डिफरेंस आ जाएगा तो हमारे एलोपैथिक स्पीशीशन कर देगा। जैसे ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकती हैं, ये होता है हमारा एलोपैथिक स्पीसीएशन। अगर मैं सिंपेट्रिक की बात करूं, सिंपेट्रिक में क्या होता है, इसी के अंदर इधर ही चेंज आ जाएगा, मतलब उसके क्रोमोसोम्स में चेंज आएगा, उसके जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म में चेंज आएगा, जिसकी वजह से वो स्पीशीज खुद धीरे धीरे अलग हो जाएगी, लेकिन वो पर्टिकुलर एरिया में ही रहेगी। तो इसको बोलते हैं सिंपेट्रिक। अगर मैं पेरीपेट्रिक की बात करूं, पेरीपेट्रिक का मैंने बोला पेरिफेरल होती है, मतलब देखो बिल्कुल अलग है। आइसोलेशन ऑफ द पॉपुलेशन एट द पेरिफेरी, आइसोलेशन हो रखा है, मतलब इनका कांटेक्ट नहीं है आपस में। लेकिन पैरापेट्रिक की बात करूं, पार्शियल स्पेशल आइसोलेशन है, मतलब ये आपस में मिलती जुलती रहती हैं, ऐसा नहीं कि मिलेंगी जुलेंगी नहीं, ये आपस में कांटेक्ट रखती हैं। और इस जोन को क्या बोलते हैं? जोन ऑफ कांटेक्ट को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड जोन बोलते हैं। तो ये होता है हमारा स्पीसीएशन का पूरा प्रोसेस। आई होप तुम लोग को ये चीज समझ आई होगी। और मैं फ्राइडे को जो क्लास होने वाली है हमारी, आई थिंक वो मैं 1:30 का कुछ लूंगी ऐसा पैटर्न, जहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। और संडे को मैं एक ऐसी स्पेशल क्लास लेने वाली हूँ जहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगी कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। देखो यूनिट मैंने बता दिया कि कौन सी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब हम पर्टिकुलर टॉपिक की बात करेंगे, टॉपिक कौन सा इम्पोर्टेंट है, ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हमें पढ़ना है और जो हमें नहीं पढ़ना है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। और आप इसको पढ़िए, और जो भी जिसने भी हमारी पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखो एक बार, और समझो थोड़ा बहुत कि तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।